हाँ, पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे, तो निकालो तो बना बना के कौन कौन लाया है, थोड़ा एक बार चेक कर ले। होमवर्क दिए थे, सो याद है? उसमें जो जो दिक्कत हुआ सो पूछ लो। बनाया ही नहीं, दिक्कत क्या होगा? बनाए। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से कराते हैं आपको, आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा वो सब दूर हो जाएगा। लिखना शुरू कीजिए। तो एक एक करके सुनो। अभी जो है ना, हम ऐसा नहीं कि हम तुमको क्वेश्चन देके छोड़ेंगे, हम क्वेश्चन भी देते जाएंगे, साथ साथ सॉल्व भी करते जाएंगे, मतलब बनाते भी जाएंगे। यदि तुमको कोई परेशानी होगी तो बस क्रॉस क्वेश्चन कर देना, हम समझा देंगे यदि जहां भी दिक्कत होगा। चलिए लिखना शुरू कीजिए तो फटाफट। NiCO का होल फॉर नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। दूसरा CuNH3 का होल फॉर SO4। देखो ये सल्फेट यदि अंदर रहता तो नाम होता सल्फेटो, लेकिन ये बाहर है तो नॉर्मल सल्फेट होगा। इस पर 2 माइनस चार्ज आएगा, इस पर 2 प्लस चार्ज आएगा। नाम होगा इसका टेट्रा। इसको हम लोग बोलते हैं एमीन। पॉजिटिव स्फेयर है तो ये कॉपर ही रहेगा। ब्रैकेट में देना पड़ेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका हम मानेंगे x, ये 0 बराबर +2, ये सल्फेट हो जाएगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो समझने में तो बस क्वेश्चन कर दीजिएगा, हम आपको आगे बता देंगे। अगला कंपाउंड है CO, कोबाल्ट है ये। H2O का होल फॉर NH3 का होल टू Cl3। ये क्वेश्चन IIT 2011 में पूछा था। IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा था। बताइए तो नाम क्या होगा? अच्छा ये टूटेगा तो 3Cl माइनस में टूटेगा, और इस पर चार्ज कितना आएगा? 3+। अब इसका नाम लिखो। ये एमीन है, ये एक वाटर है। एमीन और एक्वा है ये। ए से ये भी स्टार्ट होता है, ए से ये भी स्टार्ट होता है, फिर सेकंड लेटर बजाइए। एमीन M आएगा और एक्वा ए के बाद Q आएगा। अल्फाबेटिकल कौन सुपीरियर है? M। तो एमीन पहले लिखाएगा, नाम होगा डाई एमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये 3+ में टूटा था ना, ये भी न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है। x + 0 बराबर +3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको आएगा 3, और इसको तो हम बोलते हैं क्लोराइड। क्या गर्मी बहुत लग रही है? तुम्हारा चलाने वाले थोड़े। देखो ऐसा है ना, तो सबको ज्यादा पसीना भी चलेगा तो ज्यादा मैटर नहीं करता। यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमको पूरा फुल मेकअप में रहना पड़ता है। रात में इतना गर्मी रहता है यार। अरे रुको ना, अगला साल सोचे हुए हैं एसी लगाएंगे, बड़का जनरेटर लेंगे। बड़ा बड़ा स्वार्थी टाइप का आदमी है। चलिए हम लगाएंगे भी तो इसलिए फिर से आप अगला बार 10,000। हाँ बस। चलो देखो इधर, अब ठीक लग रहा है हमको।
सुनो, एक आध दिन गर्मी भी झेलोगे तब ना एहसास होगा कि व्यवस्था था तो इसका हम मज़ा बहुत लिए। अच्छा बताओ, एक आध दिन गर्मी नहीं लगेगा तो इस बात का एहसास होगा कि नहीं व्यवस्था था पहले। एक दिन नहीं मिला तो देखो एकदम किस तरह छटपटा रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो एक आध दिन परेशान होकर इस बात का एहसास करो कि सालों भर बहुत मज़ा लिया है। तो सब 11th में या 12th में जब भी हैं तो एक आध दिन मज़ा लीजिए, ज़रूरी है मज़ा लेना। आगे बताइए। अच्छा ये भारी लग गया क्या? एक्चुअल में ना उसमें ऑप्शन में ना डबल एम और एम का अंतर दे दिया था, बस यही छोटा सा अंतर आपको पकड़ना था। चलिए अगला एग्जाम्पल लिखिए। नहीं चुचियाइए नहीं, पढ़िए। Cl2NH3 का होल 4 हमको बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसका नाम क्या होगा बताओ तो। ये एमीन है, ये क्लोरो है, तो नाम होगा इसका टेट्रा एमीन डाइक्लोरो। और ये कोबाल्ट है, पॉजिटिव स्फेयर है तो नाम कोबाल्ट ही ना रह जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। ये 0 होता है ये, लेकिन -1 होता है। इसका x मानेंगे, x -2 + 0 = +1, ये आ जाएगा 3। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आयन, क्योंकि ये चार्ज के रूप में ना दिया हुआ है। पता नहीं ये लाइट कटती क्यों है। COH2O का होल 6 2+, क्या नाम होगा? हेक्सा एक्वा कोबाल्ट हेक्सा एक्वा कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा आयन। समझे ये 2 कैसे आएगा? ये तो न्यूट्रल होता है, x + 0 = +2, x = +2। अगला लिखिए। AgNH3 का होल 2 Cl, ये टूटेगा तो Cl- और इस पर एक प्लस आएगा। देखो जरूरी नहीं है कि तोड़ के ही हम समझें, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। पहले पॉजिटिव स्फेयर है तो डायमीन। ये कैसे समझ में आया कि पॉजिटिव स्फेयर पहले? हमेशा इस पॉजिटिव वाला पार्ट पहले रहता है, और वो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है तो पॉजिटिव स्फेयर पहले है। डायमीन, ये हो जाएगा सिल्वर। अर्जेंटेट इसका नाम अभी नहीं होगा, अर्जेंटेट नाम तब ना होता है जब निगेटिव स्फेयर हो। और इस पर चार्ज +1 आया था, x + 0। अच्छा इसका -1 मान लो, बराबर 0 कर देना। दो तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, या तो तोड़ कर या फिर डायरेक्ट। x + 0 -1 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? +1। और ये टूटेगा तो क्लोराइड। जल्दी जल्दी उतार दे जाइए, जितना जल्दी उतारोगे उतना जल्दी छुट्टी हो जाएगा। NH3 का होल 4 2+, इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन जिंक 2 आयन। क्या हुआ? क्या हुआ जी? देखो भाई गर्मी बढ़ा हुआ है, समझ में आया? और इस गर्मी में एगो तो पंखा चलते देख रहा है, सबसे समस्या का जड़ वही है। और गर्मी लगने लगा होगा, हम समझ सकते हैं। हम चाहते हैं थोड़ा और लगे, एक्चुअल में हम कुछ एहसास दिलाना चाह रहे हैं। लाइट आती है जाती है तुमको पतो नहीं चलता है ना, तुमको लगता होगा सब नॉर्मली चल रहा है। पेमेंटवा कर दिया है सब? पेमेंट नहीं करेगा तो ऐसे ही फैन बंद रहेगा। जो कर दिया है वो करवाओ, जो नहीं किया है उससे। आगे देखो। नहीं ये बात हम ऐसे ही बोले थे, एक्चुअल में यदि
सारा फैन सिस्टम चलने लगेगा तो फिर ये लाइटिंग का सारा बंद बंद हो जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। आगे देखो आप, चलो अगला लिखो तो, PtCl2 NH3 का होल टू Cl2। 10 रुपये में जो पंखा देता है ना वो मार्केट में, हाँ कल से वो बैग में रखा करो। पता नहीं आज लाइट इतना इतना दिन से कटता उठता नहीं था, पता नहीं आज लाइट कट गया है। संजोग से कल शाम में भी लाइट नहीं था, तो सारा का सारा सिस्टम चला है इन्वर्टर पर ही। इन्वर्टर मान लो 2 है, बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम लगा हुआ, लेकिन कितना लोड लेगा, इतना इतना बड़ा सिस्टम का कहाँ से लोड लेगा। हाँ बोले नहीं अभी, जस्ट अब लेंगे। हाँ इसका नाम बताइए। ये डायमीन है, ये डाइक्लोरो है, ये प्लेटिनम है। चार्ज आपको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा डायमीन डाइक्लोरो। अब थोड़ा प्लेटिनम को तो खैर प्लेटिनम ही लिखेंगे, थोड़ा इसका वैलेंसी लिखो। देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर, ये टूटेगा 2Cl माइनस में, यहाँ पर आएगा 2+। ये न्यूट्रल होता है, ये निगेटिव लिगेंड होता है। इसका मानेंगे x -2 + 0 बराबर -2। और नहीं तो यदि ओवरऑल निकालना चाहते हो तो इसका -1, इसका भी -1, तो 2Cl का -2, 2Cl का -2, इसका 0, यानी x -2 + 0 -2 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा आपको +4, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा क्लोराइड। अब 2-3 एक्सेप्शनल एग्जाम्पल बताकर छोड़ देते हैं तुमको, छुट्टी दे देंगे, गर्मी बहुत लग रहा है ना। उतारिए। आगे बताएं क्या, इसका नाम लिखिए तो अपने से आप, FeEDTA माइनस। इसका नाम खुद से लिखो तो, FeEDTA माइनस। EDTA का नाम होता है ना इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, एक ही बार आया है। स्फेयर निगेटिव है तो हम निगेटिव के लिए फेरेट का यूज करते हैं। नाम हो जाएगा इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर। एक EDTA पर 4 गो माइनस चार्ज होता है, याद करो। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, लेकिन 2 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था लोन पेयर से, और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था 4 नेगेटिव चार्ज से। तो ये हो जाएगा x -4 बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा -1 + 4, यानी x बराबर +3। यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3, और यहाँ लगाना पड़ेगा आपको आयन। इसका नाम खुद से लिखिए, HgI4 2-। HgI4 2-। इधर उधर हो जाओ, आगे पीछे। क्या नाम होगा इसका, टेट्रा आयोडो, और ये हो जाएगा मर्क्यूरेट, चूंकि स्फेयर निगेटिव है ना, तो ये हो जाएगा मर्क्यूरेट 2। एक आई का -1 तो 4 आई का -4, यानी x -4 बराबर -2, x = +2। आ गई बात समझ में। अब एक एग्जाम्पल तुमको बता देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अल्टर एग्जाम्पल है, उसमें तुम फंस गए होगे, उलझना तो तय है उसमें। इस तरह का कंपाउंड NCERT में भी लिखा हुआ है, तो आपको जानना चाहिए इसको।
इस कंपाउंड को देखो, अब जो कंपाउंड तुम्हारे सामने में लिखा जा रहा है, इस कंपाउंड की एक खासियत है और यही आपको बताना है कि ये क्या खासियत है। ये कंपाउंड कैसा है? यह एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका केटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों का दोनों कोऑर्डिनेशन स्फेयर ही है, इसमें आयोनाइजेशन स्फेयर है ही नहीं। और सुनो, ये कोई दूगो कंपाउंड नहीं है, यह अकेला कंपाउंड है जिसका पॉजिटिव पार्ट ये है और निगेटिव पार्ट ये है। तो ऐसी स्थिति में जबकि पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट आपके सामने है, इधर होता क्या था कि इधर पोटासियम रहता था या इधर क्लोरीन रहता था, तो पोटासियम सब करके नाम लिख देते थे। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पार्ट का नाम आपको सेपरेटली लिखना पड़ेगा और इसका नाम आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि आप इसको पूर्ण रूप से तोड़ ना दें। बिना तोड़े हुए तुम इसका नाम लिखोगे, श्योर है एकदम गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें समस्या क्या है और कितनी बड़ी समस्या है। कोई यदि इस पर 2 प्लस देना चाहे और 2 माइनस देना चाहे तो 2 प्लस 2 माइनस मिलकर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएगा। लेकिन कोई कहेगा कि नहीं सर, हम यहाँ पर 4 प्लस और 4 माइनस देना चाहते हैं, तो वो भी न्यूट्रल बनाएगा। कोई कहेगा हम 1 प्लस और 1 ही माइनस देना चाहते हैं, तो भी न्यूट्रल बनाएगा। सवाल ये उठता है कि टूटने के बाद इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर कितना निगेटिव आएगा। ये तो तय है कि इस पर जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही इस पर निगेटिव आएगा, तब ना न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन बराबर संख्या में, जानते हो, यदि यहाँ 2 और यहाँ 2 रहता ना, तब तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं था। तब इसका 2 इधर आ जाता और इसका 3 उधर चला जाता, मतलब इस पर 2 प्लस और इस पर 3 प्लस। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 रहा होगा, इसीलिए कॉमन लेके ये ख़त्म कर दिया और यहाँ पर कोई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बचा हुआ नहीं है। तो तोड़ें कैसे? अच्छा एक बात और, कोई यदि 1 प्लस 1 माइनस लिया तब और 3 प्लस 3 माइनस लिया तब, दोनों में क्या अंतर आएगा सो बता देते हैं। यदि तुम अलग अलग चार्ज, कोई आदमी अलग अलग चार्ज मान ले, तो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सिल्वर एटम का जो है ना डिफरेंट डिफरेंट आने लगेगा। और नाम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और यदि आपका ऑक्सीडेशन नंबर गलत हो जाएगा तो पूरा नाम गलत हो जाएगा। तो सीखिए ऐसे कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप दोनों पार्ट को अलग कीजिए बिना चार्ज के। तो ये हो जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस और इधर हो जाएगा AgCN का होल ट्वाइस, यही ना होगा। अब जबकि हम अलग कर देंगे, हमको चार्ज सिर्फ प्लेस करना है, तो आप ये सोचिए कि एमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है और हम इसका मान लेते हैं कितना x, तो x प्लस 0 बराबर यहाँ पर कुछ चार्ज आएगा ना। आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ जो चार्ज आएगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा? और ऑक्सीडेशन नंबर जनरली मेटल एटम के वैलेंसी के बराबर होता है और सिल्वर का वैलेंसी होता है 1। इसीलिए आपको यहाँ पर देना पड़ेगा +1 और यहाँ पर -1। तो अब देखिए ये 1 आ जाएगा, +1 करेंगे तो x बराबर +1 आ जाएगा ना। अब इसका नाम लिखना आसान है, देखो 2 बार एमीन आया तो नाम हो जाएगा डाई एमीन। स्फेयर ये पॉजिटिव है तो ये सिल्वर सिल्वर ही रह जाएगा। और यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 1, स्पेस देंगे और फिर इस पार्ट में आएंगे, क्या नाम हो जाएगा डाइसाइनो। और ये सिल्वर अब नहीं कहलाएगा, अब ये स्फेयर बाद में है तो निगेटिव स्फेयर है, तो ये क्या कहलाएगा अर्जेंटेट, कल लिखा है। और अर्जेंटेट निकालने के बाद इसका भी तो आपको निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए 1 आता है कि नहीं, इसका x मान लीजिए, 1 CN का -1 होता है तो 2 CN का -2 होगा, तो x -2 बराबर -1, x बराबर आ जाएगा +1 और इसका नाम यही होगा। इसका नाम हो जाएगा डायमीन सिल्वर 1 डाइसाइनो अर्जेंटेट 1। हो गया, नाम खत्म। अब इस बीच में तुम आयन वगैरह कुछ डालने का प्रयास करेगा, गलत हो जाएगा। मतलब इस पूरे कंपाउंड का नाम यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तोड़ेंगे उस तरह से जैसे वो टूटा है। और इसका एक और कंपाउंड है जिसमें आप उलझेंगे और वो भी हम आपको लिख के बताते हैं। मजा आ रहा है? आ रहा है रे? मेन समस्या वहां है, समस्या नाच रहा है। क्या हुआ? नहीं नहीं, हम बहुत रिलैक्स, देखो हम कितना कितने कितने मजे में हैं।
हम जानबूझ के आज बंद कर दिए कि थोड़ा एहसास हो तुम लोगों को। एहसास हो गया? नहीं, बढ़िया से होना जरूरी है ना रे। और ये आज का लास्ट कंपाउंड है, इसके बाद हम कोई नया एग्जाम्पल नहीं कराएंगे। जो कंपाउंड अब हम लिख रहे हैं, कंपाउंड अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है, प्रॉपर कंपाउंड ही बनाइएगा तो बनेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ये वाला कंपाउंड Fe4 FeCN का होल 6 का होल 3। अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखाएगा? इस कंपाउंड को भी आपको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नाम नहीं लिख पाएंगे आप। नाम लिख, इसको तोड़िए पहले आप। ये कैटायनिक पार्ट है और ये एनायनिक पार्ट है। कैटायनिक पार्ट में 4 गो Fe का आइटम है, तो ये टूटेगा 4 Fe। यहाँ पर आएगा 3+, इसका वैलेंसी यहाँ पहुँचा हुआ है, और ये जो 4 है वो जरूर इसका वैलेंसी रहा होगा, तो ये टूटेगा 3 FeCN का होल 6 4-। तो ये कॉफिशिएंट है, इस बात से कोई लेना देना हमको है ही नहीं। नाम तो कैटायन का लिखना होता है और नाम एनायन का लिखना होता है। कितना है इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब तोड़े हैं तो लिख देते हैं। ये सॉरी, ये 4 है और ये 3 है। Fe पर जब 2 पॉजिटिव चार्ज हो तो हम उसको बोलते हैं फेरस, और Fe पर जब 3 पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको बोलते हैं फेरिक। तो ये नाम हो जाएगा फेरिक। पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट के बीच में स्पेस देते हैं। 6 बार साइनो आया है तो हेक्सा साइनो फेरेट 2 हो जाएगा। कैसे 2 आया? Fe का x, एक CN का -1 तो 6 CN का -6, x - 6 बराबर -4, x = +2। क्या हुआ? अब गर्मी लग रहा है? कभी कभी हमारी मजबूरी भी समझ लिया कीजिए आप लोग। हो गया? पूरा कर लिए? अब एक छोटा सा नया हेडिंग हम डालेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अभी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बिना फैन चलाए यदि चला देते या शुरू कर देते तो सब तो मेरा मुँह नोच लेता है। लिखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं EAN से। अब अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। चलो, अब ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है आप इसको समझिए। सुनिएगा आप ध्यान से। किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो सेंट्रल एटम होता है यही सारा का सारा खेल वेल करता है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल में पूरा का पूरा कम्प्लेक्स कंपाउंड इसी सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द होता है। यदि हम सेंट्रल एटम को देखिए, ये बात समझिए आप, यदि कम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम को थोड़ा ढंग से समझ लिया जाए तो समझिए पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कम्प्लेक्स कंपाउंड अपने आप खत्म हो जाएगा, बाकी सब बात आपको समझ में आ जाएगा। हमने कहा ना कि सारा का सारा खेल वेल यही करता है, सेंट्रल एटम। और अब हम यही जो खेल करता है इसी खेल को अब हम समझने जा रहे हैं, और धीरे धीरे अब टॉपिक बिल्कुल सेंट्रल एटम पर सेंट्रलाइज हो जाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है ये सुनिए।
बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ये सेंट्रल एटम कुछ इलेक्ट्रॉन निकालता है अपने आउटर मोस्ट सेल से या फिर किसी भी सब ऑर्बिट से या ऑर्बिटल से, और कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है। और कुल मिलाकर ओवरऑल जितना सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पहले से था, जितना निकाल दिया या फिर जितना ले लिया, कुल हिसाब किताब करके हम जोड़ने घटाने का भी काम करेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद किसी सेंट्रल एटम पर कितना चार्ज है, सॉरी चार्ज नहीं, कितना इलेक्ट्रॉन है। और ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना सेंट्रल एटम का किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड में, वही क्या कहलाता है, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जनरली किसी नोवेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो शुरू में ऐसा परसेप्शन था कि किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण तभी संभव है जब कम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, सॉरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी नोवेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए। यदि बराबर होगा तो कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और बराबर नहीं होगा तो कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहले आपको हम कुछ एग्जांपल बताते हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे। लिखिए, तो इसको डिफाइन कीजिए। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, total number of electrons present in central metal atom of a complex compound, central metal atom of a complex compound is called effective atomic number। लिख लेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, ये होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालने का ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला और कुछ नहीं होता है, प्रॉपरली इसको समझिए कि ये फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला को हटाइए, फॉर्मूला को हम उतना वैल्यू नहीं देते इस केस में, आप डायरेक्ट समझिए इसको। जैसे K4FeCN का होल 6 है, ध्यान देना इधर। सेंट्रल एटम कौन है? आयरन। जब तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना तो +2 आएगा। +2 आने का मतलब है कि यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तब ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया। तो इसके पास जितना भी आयरन, मतलब आयरन एटम के पास जितना भी पहले से इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर के कारण। अब दूसरी बात सुनिए, आयरन और CN मतलब लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिगेंड हमेशा लोन पेयर सप्लाई करता है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का सप्लाई होता है। तो जितना भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसको हम यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर जितना लिगेंड है वह टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई किया है, किसको? सेंट्रल मेटल को। तो यदि हम आयरन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा, चूँकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम देख रहे हैं +2 है, तो +2 है, इसका मतलब ये -2 हो जाएगा, क्योंकि +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला होगा और हम इलेक्ट्रॉन को ही ना गिन रहे हैं।
और अब हमको करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर से बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जब बॉन्ड बनता है तो सेंट्रल मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन आता है कितनी संख्या में, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसका दोगुना संख्या में, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एक CN यदि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 6 CN 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि ये 2 × 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें को इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाएगा। ऐसा करने पर 26 - 2 करेंगे 24 आएगा, 2 × 6 करेंगे 12 आएगा, 24 + 12 करेंगे 36 आएगा, और ये 36 ही क्या कहलाएगा, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और अब आप फॉर्मूला चेक कर लीजिए। 26 एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये किसका एटॉमिक नंबर है? एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन। अब बताइए कि ये नोबेल गैस के बराबर आया कि नहीं आया? तो यही परसेप्शन था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हर हाल में किसी न किसी नोबेल गैस के बराबर आना चाहिए। एक एग्जाम्पल उतार लीजिए, फॉर्मूला यदि आप लिख लिए हैं तो, और इसके बाद अगला एग्जाम्पल आप खुद से बनाइए। NiCO का होल 4, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जल्दी से निकालिए। तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूसडे को या वेडनेसडे को क्लास बंद रहेगा, क्योंकि उस दिन थोड़ा पटना जाना है कुछ काम। निकेल का देखो यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब आप निकालेंगे, निकेल का एटॉमिक नंबर होता है ना 28, ऑक्सीडेशन नंबर 0, CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, और 4 एक CO एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 4, तो 2 × 4। एक बार फिर से देखिए कितना आ गया 36। लेकिन अब थोड़ा K3 का निकालिए। तो ये एग्जाम्पल लिखिए। तो अगला K3 एफिशिएंट का होल 6, पता है ये अब आपको आ जाएगा 26 - 3 प्लस इतना बराबर आ जाएगा 35। और आप गौर से देखिए, ये जो 35 है यह किसी भी नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है। यहाँ से ये परसेप्शन गलत हो गया कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन सिर्फ तभी होगा जब उसके सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। और यहीं से धीरे धीरे कंसेप्ट जनरेट करने लगा और नई बातें लोगों के दिमाग में आने लगी। आखिर इसमें बॉन्डिंग का निर्माण तब होता कैसे है? जब ये इफेक्ट, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी नोबेल गैस के बराबर नहीं हुआ तो आखिर ये स्टेबल कैसे होता है? स्टेबल होने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार करता है, कौन आपस में कैसे जुड़ता है? और इन्हीं सभी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। जो सबसे पहले जो थ्योरी दिया इससे रिलेटेड वो वर्नर ने दिया, 1811 में शायद दिया है। उसी थ्योरी को पढ़ेंगे, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। एकदम बेहद छोटा सा थ्योरी है। और इसके बाद इसका VVT हो जाएगा, VVT के बाद इसका हो जाएगा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे।